जय हिंद और नमस्कार प्यारे दर्शकगण, स्वागत है आप सबका आज के इस रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में जो ग्रोथ फंड यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। मैं हूं ध्रुव जानी। आज के हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से 90% जो लेख थे वे कोई ना कोई रूप से बजट के ऊपर आधारित थे। अलग अलग लेखों में बजट को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है, बजट का विश्लेषण किया गया है। हालांकि हमारे लिए बजट की एक अलग ही महत्वता होती है, बहुत ही महत्वता होती है एक छात्र के जो है रूप में। और अगर हम लोग अर्थशास्त्र के जो है छात्र है या अगर हम संधि सेवाओं की परीक्षा कर रहे हैं तो इसकी जो अहमियतता है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसीलिए आज का जो इवैल्यूएशन ऑफ बजट के जो आर्टिकल्स है वो उसके ऊपर बात करने से आज हम लोग बचेंगे, क्योंकि हमें सबसे प्रथम तो बजट को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होता है, बजट के प्रत्येक चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होता है। तो इसीलिए हम लोग एक डेडिकेटेड बजट का सेशन रखेंगे और उसमें ये पूरी बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही में बजट सेशन पे से पूर्व हम लोग इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे एक खास डॉक्यूमेंट होता है वित्त मंत्रालय का, जो हमने हमारे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में देखा था, उसके ऊपर पहले एक व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बजट को देखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि बजट का जो दरअसल आधारशिला है बजट की, वो इकोनॉमिक सर्वे है, वो आर्थिक समीक्षा है। तो पहले हम लोग आर्थिक समीक्षा को एक व्यापक रूप से देखने का प्रयास करेंगे, हमारी परीक्षा संबंधी जरूरियतों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही में उसके पश्चात हम लोग ये जो आज का जो बजट है वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। मगर इन सब लेखों में एक लेख ने हमारा ध्यान खींचा है, और वो लेख दरअसल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसके साथ संबंधी है, उसको लिंकअप करता है। तो ये आज की समय की ज़रूरियत है। हमें मालूम है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर हावी हो रहा है और बहुत ही नज़दीक के भविष्य में वो हमारे जीवन को प्रभावी भी बनाने वाला है। इनफैक्ट वो प्रभावी अभी भी बना रहा है या उसने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा महत्वपूर्ण लेख है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही में दो लेखकों के द्वारा लिखा गया है संयुक्त रूप से, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। इसका टाइटल में दृष्टि माने थोड़ा लंबा चौड़ा टाइटल है मगर वर्दी है। देखिए, ग्रीनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, जो सार्वजनिक परिवहन है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें उसे ग्रीन करना होगा। हमें जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर आज हम लोग आधारित है, जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर आज हम लोग आधारित है, और उससे जो कार्बन एमिशन होता है, हमें इसको रोकना है। और इसीलिए बजट एलोकेशन टू टैकल एयर पोल्यूशन इज अ स्टार्ट। जी हाँ, हमें मालूम है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में एक प्रावधान रखा है कि एयर पोल्यूशन के सामने लड़ने के लिए, बड़े बड़े शहरों की बात है, एयर पोल्यूशन के सामने लड़ने के लिए कुछ धनराशि एलोकेट की हुई है। ठीक है, तो लेखक के मुताबिक ये एक सकारात्मक बाबत है, और लेखक ये भी मानते हैं कि ये समय जो है वो निश्चित रूप से पक गया है। अब हमें क्लाइमेट चेंज की जो है तरफ या उस दिशा में हमें कुछ काम करना होगा, क्लाइमेट चेंज को फिर रिवर्स करना होगा। साथ ही जो पूरे विश्व में जो विशेषज्ञ है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि संभवतः ये मानव के लिए आखिरी मौका होगा क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए। अगर ये भी मौका मानो चूक गया तो अहेड देयर विल बी नो मोर चांसेस। ठीक है, हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई चांसेस नहीं होंगे। कई सारी बातें हैं, कई सारे दृष्टिकोण हैं, मगर एक बात तो तय है कि आज क्लाइमेट चेंज वास्तविकता है, जिसको टैकल करने के लिए हमें यानी कि नागरिक को और भारतीय सरकारों को, राज्य सरकारों को साथ में एक कलेक्टिव, एक होलिस्टिक अप्रोच दाखिल करना होगा। एज यू कैन सी, कवर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और देखिए ग्रीन है, यानी कि इट हैज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज एक्चुअली ग्रीन इन इटसेल्फ। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई फुटप्रिंट नहीं होता, कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता, कोई अदर हजार्डियस गैसेस का एमिशन नहीं होता। वैसे आमतौर पर हमें हमारे ट्रेडिशनल व्हीकल्स में देखने को मिलता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल्स होते हैं, जिसे हम मोटराइज्ड कहते हैं, मोटराइज्ड व्हीकल्स। ठीक है, उसमें आमतौर पर कार्बन फुटप्रिंट्स भी उत्सर्जन होती है। कार्बन फुटप्रिंट के साथ साथ अन्य घातक गैसेज, अन्य घातक वायु भी उत्सर्जित होते हैं, जो आज प्रदूषण के लिए चीफ जो है रिस्पॉन्सिबल है, आज प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो देखेंगे, और यही स्टेटस पर हमें पहुंचना है। ठीक है, हमें हमारा जो व्हीकल्स है, हमारा जो परिवहन सेक्टर है पूरा, उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है और उसे रिप्लेस करना है। ठीक है, इन ग्रीन व्हीकलों से, यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकलों से, तभी हम लोग हमारे वातावरण को एकदम स्वच्छ रख पाएंगे या बना पाएंगे। देखेंगे, लेख की शुरुआत तस्वीर से करेंगे।
देखिए यह तस्वीर है पूरे लेख की, और जैसे मैंने आपको बताया इट इज जॉइंटली रिटन बाय गौरव भाटियानी एंड संजीव अहलूवालिया। और उसमें से जो गौरव भाटियानी है वो दरअसल क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, और वहीं जो संजीव अहलूवालिया है वो दरअसल टेरी के साथ जुड़े हुए हैं। टेरी एक अच्छी संस्था है, मैं मालूम है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है, तो उसके साथ एसोसिएट है, यानी कि दोनों ही इसी क्षेत्र से है और इनकी समझ निसंदेह हमसे अच्छी होगी। प्लस अगर ये लेख के बारे में आपको बोलूँ तो ये लेख भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही संशोधनपूर्ण लेख है। ठीक है, अगर हमें हमारी संधि सेवाओं की परीक्षा में मुख्य प्रश्नों में अगर पूछा जाए कि हाउ टू टैकल विद दिस एयर पॉल्यूशन, हाउ टू टैकल विद दिस चेंजिंग क्लाइमेट, तो हम लोग यह कंप्लीट एनालिसिस जो यहाँ दिया हुआ है वो हम लोग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको हम लोग तोड़ मरोड़ के इसका एनालिसिस करेंगे कि लेखक दरअसल कहना क्या चाहते हैं। देखिए लेख का निष्कर्ष और लेख की महत्वपूर्ण बात है, यह पूरे लेख को हम लोग इस 2 चरणों में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम हम लोग लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे, और साथ ही में लेख की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ संशोधन के रूप में हमारे सामने इन लेखकों के द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सर्वप्रथम अगर लेख के निष्कर्ष की बात की जाए तो मैंने जैसे आपको बताया कि आज क्लाइमेट चेंज एक वास्तविकता है जिससे कोई मना नहीं कर सकता। वैसे एक छोटा सा समूह है लोगों का जो इस वास्तविकता को नकारता है, जिसमें हम लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप को एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं, मगर ये बहुत ही छोटा सा वर्ग है, प्लस ये इंटेलेक्चुअली भी बहुत ही जो है निम्न कक्षा का वर्ग है। मगर जो हायर इंटेलेक्चुअल्स है, जो अच्छे बुद्धिजीवी है, जो विशेषज्ञ है पूरे विश्व में इंक्लूडिंग इंडिया, दे फर्मली बिलीव दैट द क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड देयर इज अ अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही में लेखक के द्वारा इसके निपटान हेतु कि यह क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, प्लस भारतीय नीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ हमें देखने को मिला है। तो यहाँ हम लोग 2 मुद्दों में लेख के निष्कर्ष को समझ सकते हैं, जिसमें से प्रथम मुद्दा रहेगा सर्वप्रथम क्लाइमेट चेंज एक वास्तविकता। ये बात तो तय है कि ये हो रहा है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। साथ ही इसके निपटान हेतु समाधान, या आप कह लीजिए व्यू रचनात्मक समाधान जरूरी। ठीक है, तो ये 2 मुद्दों पर हम लोग मुख्य रूप से आज इस लेख की बात करेंगे। ये इसका हम लोग निष्कर्ष कर सकते हैं कि लेखक ने ये 2 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना लेख जो है वो हमें दिया है और समझाने का प्रयास किया है कि ये कितना हानिकारक है और हम लोग आगे इसको रोकने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए कैसे डील कर सकते हैं। तो देखेंगे लेख की महत्वपूर्ण बातों में। देखिए सबसे प्रथम तो हमें यहां समझना होगा कि लेख ने जो अपना आधार बनाया है, लेख का आधार लांसेट स्टडी का अहवाल। देखिए जो लांसेट स्टडी है वो एक विश्वविख्यात संस्था है जो कि अलग अलग मुद्दों को लेके अभ्यास करता है, अलग अलग मुद्दों को लेकर संशोधन करता है विश्व के अलग अलग भागों में। और इसका अगर फंडिंग देखें यह स्टडी का, तो यह फंडिंग इसका 2-3 संस्थाओं से आ रहा है, जिसमें से सर्वप्रथम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, उसके बाद बिल मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, ये भी एक चीफ डोनर है इस लांसेट स्टडी में। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये 3 बड़े फंडिंग के द्वारा यह लांसेट स्टडी एक वास्तविकता हो पाया या हो रहा है।
और स्टडी से हमारे नीति निर्माणकारों को एक अच्छा रोड मैप भी मिलता है कि कैसे भावी नीतियों को गढ़ा जाए, क्या क्या भावी नीतियों की ज़रूरियत रह सकती है। तो इसी के मुताबिक भारत के संदर्भ में एक परिस्थिति हमारे सामने आई है और ऐसा कहा जाता है कि पहला तो 2.6 ट्रिलियन रुपयों का नुकसान सालाना पर ईयर, 2.6 ट्रिलियन रुपीज, और साथ ही में प्रतिवर्ष 1.7 मिलियन लोगों की मौत किससे? प्रदूषण से, यानी कि पोल्यूशन से। और प्रदूषण भी कौन सा? तो चीफ प्रदूषण उसमें रहेगा एयर पोल्यूशन। ठीक है, यह स्टडी की फाइंडिंग्स है और इससे हमें गंभीरता यह पूरे मुद्दे की पता चलती है। अब अगर हमें यह आंकड़े का साइज देखना है कि ये 2.6 ट्रिलियन होता कितना है, तो इसका एक अनुमान है, ये भारत के जीडीपी का 1.4% है। वहीं सबसे बड़ी जो सेंट्रल सेक्टर की जो स्पेंडिंग होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जो सबसे बड़ी स्कीम है, या आप सरकारी स्पेंडिंग कह दीजिए, सरकारी खर्च कह दीजिए, ऑल आर सेम। तो अगर सेंट्रल सेक्टर की बात करें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो सबसे बड़ी है। ठीक है, कोई भी स्कीम इस आंकड़े से बड़ी नहीं है एक्सेप्ट डिफेंस, एक्सेप्ट डिफेंस, ये हमें ध्यान में रखना है। और इसी बात से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है, और अगर इस आंकड़े को कम किया जाए तो भारत को कितना फायदा हो सकता है। प्लस भारत को जो है आगे चलकर भी आर्थिक फायदा तो होना ही होना है, मगर क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ में हम हमारे जो कमिटमेंट्स है, चाहे वो पेरिस के हो, चाहे वो नेशनली डिटरमाइंड गोल्स हो या नेशनली इंटेंडेड डिटरमाइंड गोल्स हो, उन सब तक हम लोग पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से। मगर अगर हमने ये नहीं रोका तो आर्थिक खुमारी तो होनी ही है, मगर आर्थिक खुमारी के साथ हमारे जो कमिटमेंट्स है, हमारे जो वायदे हैं, वे भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसी के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे की महत्वता को ध्यान में रखते हुए, हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा एयर पोल्यूशन के सामने लड़ने के लिए लगभग 2217 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। 2217 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, जो एक सकारात्मक बाबत है, पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्थिक रूप से भी मदद रूप साबित होंगे, प्लस क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज के सामने भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भी ये बहुत ही फायदाकारक साबित हो सकते हैं। साथ ही में यहाँ एक और भी जो है आइडियोलॉजी यहाँ निकली है, और ये आइडियोलॉजी कुछ ऐसी है कि आज दिन तक पिछले कई दशकों से हम लोग जो आर्थिक केंद्र देख रहे थे, वो आर्थिक केंद्र दरअसल शहरों को देख रहे थे। मगर अब वो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो आर्थिक कोई भी केंद्र के ऊपर जो भार है आज दिन तक, दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, कलकत्ता हो, कोई भी शहर हो भारत का सबसे बड़ा, तो आज जो उसके ऊपर जो बर्डन था, वो बर्डन अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। और उसमें भी बीच में कोरोना आ गया, तो कोरोना ने ये जो सिनेरियो 5 वर्ष के बाद होने वाला था, ठीक है, अगर कोरोना नहीं आया होता और सब कुछ नॉर्मली चलता, तो ये 5-7 वर्षों के बाद होने वाला था, जब फॉसिल फ्यूल्स कम होते, तब ये चीज होने वाली थी। मगर कोरोना ने आके थोड़ी जल्दी करवा दी, और आज हम लोग डिजिटलाइजेशन के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो गए हैं। डिजिटलाइजेशन कितना फायदाकारक है देखिएगा। अगर 100 छात्रों की क्लास हो, ठीक है, तो वो 100 छात्र तो आएंगे ही आएंगे फ्यूल का यूज करके, फ्यूल या
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर प्राइवेट से आएंगे तो अपना फ्यूल लेंगे, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्यूल तो यूज होगा ही होगा, वो तो हो ही रहा है। ठीक है, फैकल्टी आएगी उसका भी फ्यूल। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप में ही एक हजार्डियस एक्टिविटी बन रही है, इनफैक्ट बन गई थी। जो कल्चर कोरोना ने आके बदला, आज हम लोग डिजिटलाइजेशन के ऊपर पूर्ण रूप से जो है उसके ऊपर आधारित है। बीच में हमने इकोनॉमिक लॉकडाउन भी देखा, लॉकडाउन में देखा कि कैसे हम लोग अपने हमारे घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो वी स्विच्ड ऑन दिस डिजिटलाइजेशन, जिससे कई सारे फायदे हुए, जिसमें से सर्वप्रथम रहा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। फ्लेक्सिबिलिटी, यही उदाहरण से देखेंगे, क्लासरूम का उदाहरण जो हमने लिया है कि एज अ फैकल्टी वन कैन रिकॉर्ड इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, he can upload it at any point of time or at his or her conveniency। ठीक है, वैसे सामने छात्रों को भी अपनी कन्वीनियंसी के समय पे, अपने अनुकूल समय में वे लोग देख सकते हैं। अगर लंबा लेक्चर रहा, अगर लंबा उपाख्यान रहा तो 2 चरणों में, 3 चरणों में काट के देख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। साथ ही में लोअर कॉस्ट ये निकल ही गया, इसका यूज ही नहीं है तो कॉस्ट तो हमें देनी ही नहीं है। और साथ ही में हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफी बढ़ावा हो सकता है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि आज दिन तक हम लोग जो इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहे थे, वो इकोनॉमिक मॉडल दरअसल कुछ ऐसा था कि हम लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। हमें लग रहा था कि हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी विरोधाभास ये था कि हम लोग दरअसल एक गड्ढे में गिरते जा रहे थे, और वो गड्ढा था क्लाइमेट चेंज का, जो अब इस डिजिटलाइजेशन के एक्सेस से, इसके इंटेंसिव यूज से हम लोग उसको ब्रिज अप कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि विशेषज्ञों का एक बड़ा गुट आज इस मान्यता पर अड़ा है कि ये दरअसल संभवतः ये क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के लिए, मानव के लिए आखिरी मौका है। अगर ये भी छूट गया तो आगे चलकर हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, हमें इसके परिणाम का ही सामना करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। तो उस तरह से भी ये महत्वपूर्ण है। तो डिजिटलाइजेशन ने कहने का तात्पर्य यह है कि आज पूरा कल्चर चेंज कर दिया और ये कल्चर अच्छा है। ठीक है, और साथ में ये भी कहना है कि आज दिन तक जो बड़े बड़े शहर आर्थिक वृद्धि के केंद्र में रहे, अब वो जो भ्रांति है, अब वो जो आप कह लीजिए कि वो जो कंसेप्ट है वो पहले तक इफेक्टिव था, मगर आज के दिन या भावी समय में वो इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। क्योंकि अपने आप में मेट्रो सिटी ही अपने आप में जो है प्रदूषण उत्सर्जन के मुख्य केंद्र है। अगर आप मेट्रो से बाहर निकले तो प्रदूषण के जो स्तर है वे नाट्यात्मक रूप से वो नीचे आ जाएंगे, उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे हम लोग वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया छोड़े। ठीक है, तो ये भी बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ सोचना होगा कि हम जिसको आर्थिक वृद्धि कह रहे हैं वो दरअसल आर्थिक वृद्धि है या नहीं, कि आर्थिक वृद्धि आज जो हम लोग मान रहे हैं वैसी होनी चाहिए या सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर सस्टेनेबल होनी चाहिए देन वी नीड टू स्विच ऑन डिजिटलाइजेशन, वी नीड टू स्विच ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्ट, वी नीड टू स्विच ऑन ग्रीन इकोनॉमी। साथ ही में लांसेट स्टडी के द्वारा पलायन की भी रिपोर्ट बनाई है और उसके तहत एक अनुमान बांधा गया है कि अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो पलायन हो रहा है तो वो क्षेत्र है दिल्ली के आसपास का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली की तरफ इकोनॉमिक माइग्रेशन कर रहे हैं अपनी रोजी के लिए, रोजगार के लिए। वे देश के अलग अलग भागों में से दिल्ली की ओर या अन्य कोई ऐसा मेट्रो की ओर जा रहा है, मगर दिल्ली की ओर मैक्सिमम रूप से इकोनॉमिक माइग्रेशन हो रहा है। इकोनॉमिक माइग्रेशन maximum towards न्यू दिल्ली। पुणे भी है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है, हैदराबाद भी है, बेंगलोर भी है। सब बड़े शहरों में यही परिस्थिति है, मगर सबसे ज़्यादा परिस्थिति दिल्ली में है। प्लस यह रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है ये बहुत ही
रसप्रद मुद्दा है। वो कहा जा रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण अगर 100 है तो उसमें से 17 मात्र और मात्र स्थानिक लोगों के द्वारा ही होता है, स्थानिक लोगों के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपनी आर्थिक जरूरत के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ही अपनी आर्थिक गतिविधियों के समय प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, अगर 100 है तो 17 प्रदूषण स्थानिक लोगों के द्वारा ही हो रहा है। और इसके साक्षी अगर हमें देखने हैं तो जब इकोनॉमिक लॉकडाउन लगा तब ऐसा कहा जा रहा है कि 70% तक गिरावट देखने को मिली PM 2.5 में, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। देखिए यह प्रदूषण का, या आप समझ लीजिए जो हवा होती है उसकी स्वच्छता कितनी है वो जानने का एकम है, वो जानने का यूनिट है, जिसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कहा जाता है। इसमें 70% की कटौती आई ड्यूरिंग इकोनॉमिक लॉकडाउन, क्योंकि सारी इकोनॉमिक गतिविधियां बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन सारा बंद था, इट वाज ए हेवी लॉकडाउन, तो इसी की वजह से ये हाल है। प्लस 80% रिडक्शन हमें देखने को मिला नाइट्रोजन ऑक्साइड में, 80% हमें रिडक्शन देखने को मिला नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ये भी एक हानिकारक वायु है। और साथ ही में 40% तक की गिरावट हमें देखने को मिली सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। और इसी अभ्यास में ये भी देखने को मिला कि अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली नंबर 1 पे है वायु प्रदूषण में, बहुत ही खराब हालत है वहाँ। और उसकी जो सालाना एवरेज है, सालाना औसत, एनुअल एवरेज जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, वो है PM 2.5, जो कि 18 गुना बड़ी है, 18 गुना ज्यादा राष्ट्रीय औसत से। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण से लगभग 17-18 गुना प्रदूषण कम रहेगा दिल्ली के आसपास के भारत के अन्य इलाकों में। तो यहाँ से भी हम लोग दिल्ली की यह बेहद खराब परिस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के द्वारा भी दिल्ली के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया गया और जो है ऐसा सूचन भी दिया गया कि दिल्ली के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि परिस्थिति तो दिल्ली के साथ साथ अन्य बड़े मेट्रो शहरों की भी यही है, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो महाराष्ट्र का जो है मुंबई हो, चाहे वो हैदराबाद हो या कोलकाता हो या बेंगलोर हो, परिस्थिति तो सेम ही है। तो यहाँ लेखक ने अनुरोध किया है कि हमें एक सिस्टमेटिक पान इंडिया अप्रोच चाहिए, पान इंडिया। ठीक है, कोई 1-2 सिटी की कोई योजना नहीं, मगर पूरे भारत में लागू हो, पूरे भारत में जो है लागू हो, ऐसी असरकारक हमें योजना की आज जरूरत है। साथ ही लेखक ने यह पूरे समाधान के लिए 2 बिंदु का कार्यक्रम दिया है और कहा है कि 2 बिंदु से हम लोग यह जो क्लाइमेट चेंज है या उसका जो प्रश्न है उसके सामने हम लोग निपट सकते हैं, जिसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 2 बिंदु कार्यक्रम है, 2 पॉइंट्स प्रोग्राम। जिसके तहत पहला जो बिंदु है वो है मिटिगेट एट सोर्स और दूसरा है एंड ऑफ पाइप अबेटमेंट। ठीक है, ये 2 बातें हैं जिसके तहत हम लोग हमारे इस क्लाइमेट चेंज के इस पूरे सिनेरियो को एड्रेस कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन के सिनेरियो को भी साथ में एड्रेस कर सकते हैं। जिसमें मिटिगेटेड सोर्स का मतलब है कि स्विचिंग टू ग्रीन टेक्नोलॉजी या फॉसिल फ्यूल से
हमें उसका अल्टरनेटिव शोधना होगा, और अल्टरनेटिव हमने शोध भी लिया है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जो आजकल ई व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स जो बनते हैं वो इसका अल्टरनेटिव है, तो हमें उस पर स्विच करना होगा। वरना जो कम प्रदूषित जो घटक है, जो कम प्रदूषित फॉसिल फ्यूल्स का जो कंपोनेंट है, हमें उसको यूज़ करना होगा। जैसे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। जो डीजल हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह में CNG यूज़ करना होगा। जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह में CNG, PNG यूज़ करना होगा। तो ये बात है मिटिगेटेड सोर्स की। अब एंड ऑफ पाइप अबेटमेंट की अगर बात करें तो जो इंडस्ट्रीज की जो चिमनीज होती है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के जो साइलेंसर्स होते हैं, जो आमतौर पर हमें मालूम है कि कैसे धुएं के स्वरूप में ऐसे खतरनाक वायुओं को हवा में छोड़ते हैं, तो उसी समय के दौरान अगर ये चिमनी है तो यहाँ से जाते वक्त ही हमें यहाँ ही कहीं उसे रोक लेना है, ऐसे हानिकारक तत्वों को, और जो बाहर छोड़ना है वो मात्र और मात्र बिन हानिकारक धुआं ही निकलेगा। तो एक ऐसी नीति अभी जो है, एक ऐसी नीति भी हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि जो पोल्यूशन लेवल्स है वो अधिक रूप से कम हो। साथ ही यहाँ एक ये भी बात देखनी है कि इस मिटिगेटेड सोर्स का जो मुख्य ध्यान हमें रखना है वो ध्यान केवल और केवल एक ही रखना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मैक्सिमम जो है फॉसिल फ्यूल यूज करता है, प्लस मैक्सिमम ऐसा गैसेस को एमिट करता है। Our domestic use is very limited. In fact, our domestic use is actually bit less important. या आप कह लीजिए it is less effective for a climate to change. More effective is public transport, क्योंकि यहाँ ही मैक्सिमम रूप से बल्कि यूज होता है फॉसिल फ्यूल्स का, और वैसे ही जो एमिशन होता है वो भी बल्कि होता है। और इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी केंद्र सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है, वो भी हमें मालूम है। जैसे 2015 में फेम इंडिया नामक एक योजना को दाखिल किया था, ठीक है, फास्टर एडोप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ये इसका पूरा नाम है, मगर हम लोग इसे फेम इंडिया के नाम से जानते हैं। और 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसको मॉडिफाई कर दिया गया और नाम दे दिया गया फेम 2 या फेम इंडिया 2, दोनों ही सही है, आप दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफॉर्म करने की बात है। जो आज फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर आधारित है उसे इलेक्ट्रॉनिक बनाने की बात है, और लेखक को भी ऐसा ही लगता है कि सरकार को इस योजना पर पूर्ण रूप से बल देना चाहिए। और जैसे इस नई योजना में 2019 की योजना में बल दिया भी गया है, लगभग भारत के बड़े बड़े शहरों में 50,000 बसों को रिप्लेस करने की बात है विथ ई बस। तो ये अपने आप में अच्छी उपलब्धि होंगी जो ये अच्छी तरीके से इस योजना का अमलीकरण अगर हो जाए तो, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज जैसे हमने देखा कि आज समय की मांग है तो सरकार को इसके ऊपर बलपूर्वक काम करना होगा। साथ ही में 2017 में एक स्टडी हुआ था, और इस स्टडी के तहत ऐसा कहा गया था कि अगर आप लोग एक इलेक्ट्रिक बस में निवेश करेंगे, ठीक है, अगर आपने एक इलेक्ट्रिक बस में ₹100 निवेश किए एक बस लेने में, तो आपको जो फायदा मिलेगा वो × 4 मिलेगा, 4 times मोर इसका फायदा मिलेगा, यानी कि यू विल गेट बेनिफिट ऑफ ₹400 इफ यू इन्वेस्ट ₹100। तो सरकार को इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि जो 2.6 ट्रिलियन का जो हमें नुकसान हो रहा है वो नुकसान इससे नहीं होगा, और हमें अल्टीमेटली फायदा होने वाला है। साथ ही जो फाइनेंशियल कॉस्ट है क्लीन एयर की, ठीक है, पर पर्सन पर डे, वो भी कम हो जाएगी। आज एक स्टडी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि अगर दिल्ली में या दिल्ली के जैसे अन्य कोई मेट्रो में अगर कोई मनुष्य वहाँ जो है वास कर रहा है, वहाँ रह रहा है, तो उसको प्रतिदिन 5 से 6 रुपए लगेंगे पर डे और पर पर्सन, ठीक है। यानी कि सरकार को प्रति नागरिक प्रतिदिन 5 से 6 रुपए की लागत लगेगी उसे एक स्वच्छ वायु देने के लिए, उसे स्वच्छ हवा पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये आंकड़े में भी हमें फायदा हो सकता है। साथ ही में इस फेम 2 से, इसके इंटेंसिव इंप्लीमेंटेशन से हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक
लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये ई बसेस पहुंचानी होगी। मेट्रो के साथ साथ सारी जगहों पर हमें ये ई बस पहुंचानी होगी। साथ ही में हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा जो कि इस ई वाहनों को प्रमोट करता हो। ठीक है, हमें अलग अलग इंटरवल्स पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करना होंगे। जैसे आज हमें पेट्रोल पंप दिखते हैं, जो इस फॉसिल फ्यूल के रिजिम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वही ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमें इस इलेक्ट्रॉनिक जो है इस युग में हमें फिर से पहले से लागू करना होगा। तब हमारी ये जो योजनाएं है पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफॉर्म करने की या उसे रिप्लेस करने की विथ इलेक्ट्रॉनिक बसेस, वो सफल हो पाएंगी। साथ ही में मैंने जैसा आपको बोला कि ये तो कार्बन एमिशन करने वाले हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो यूज करते हैं व्हीकल्स, वे कार्बन एमिट करते हैं, तो ये हमें हमारे कमिटमेंट्स तक पहुंचने में भी बाधा डालेंगे। हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड गोल्स है वहाँ तक भी हम लोग नहीं पहुँचेंगे। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वहाँ तक भी हम भी नहीं पहुँच पाएंगे। वी विल नॉट एबल टू एड्रेस द कमिटमेंट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हमें आर्थिक रूप से अच्छी प्रगति करनी है तो हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना होगा। वी नीड टू एंश्योर दैट वी आर डेवलपिंग सस्टेनेबली। ठीक है, आज दिन तक जो कई दशकों से जो विकास हम लोग करता है, जो वृद्धि करता है, ऐसी वृद्धि आगे नहीं चलने वाली है। वी नीड टू थिंक ग्रीन। साथ ही में यहाँ सरकारों को भी सिफारिश दी गई है कि भाई आप जो प्रॉपर्टी रेवेन्यू टैक्सेस है, जो बॉन्ड्स है, उसके तहत भी आप लोग यह ग्रीन क्लीन एनर्जी के लिए या ग्रीन क्लीन फ्यूचर के लिए आप लोग फंड इकट्ठा कर सकते हैं और उस फंड को यहाँ लगा सकते हैं, जिससे 4 गुना से अधिक फायदा हमें हो सकता है जो पूरे देश के लिए है। तो लेखकों के मुताबिक आज समय आ गया है, समय आज का पूरी तरह से पक गया है कि हम लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी जो नीतियां हैं वो दाखिल करें और उन नीतियों को अच्छी तरीके से अमल करें, ताकि हमारी भावी पीढ़ी को, साथ ही में पूरे विश्व को एक अच्छा ग्रीन विश्व मिले या अच्छा एक ग्रीन राष्ट्र मिले। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने कई सारी बातें देखी। वैसे तो लेख को ही आधार बनाया, मगर फिर भी हमने हमारे इनपुट्स भी इसमें डाले हैं जो हमारी परीक्षा दृष्टि थोड़े महत्वपूर्ण हो। साथ ही में लेखक के दिए हुए 2 बिंदु कार्यक्रम की भी बात की कि कैसे हम लोग आज इस क्लाइमेट चेंज के माहौल में इसके सामने लड़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को हम लोग चेक कर सकते हैं, यानी कि उसे हम लोग रोक सकते हैं। तो वो भी देखा। 2 बिंदु का कार्यक्रम था जिसमें एक मिटिगेटेड सोर्स था और दूसरा था एंड ऑफ पाइप अबेटमेंट, यानी कि जो पाइप से जो निकलने वाले एमिशन है हम उसे वहाँ पाइप में ही रोक सकते हैं और जो है एक क्लीन एयर, एक क्लीन एटमॉस्फेयर प्रमोट कर सकते हैं। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, एक अभ्यास व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।